देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव टीचर कॉम्पिटेंसीज, क्वालिटीज या एबिलिटी। ठीक है, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे में ये भी है। इसमें मतलब मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि समावेशी कक्षा शिक्षक की क्या दक्षताएं होनी चाहिए, या समावेशी कक्षा शिक्षक की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या क्या योग्यता होनी चाहिए, या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि समावेशी शिक्षा के कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, प्रश्न ऐसा आ सकता है, आपको बता दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि समावेशी जो टीचर है, इंक्लूसिव टीचर है, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं या क्षमताएं, ठीक है, या दक्षताएं होनी चाहिए, तो उसी के बारे में हम आज सब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी खूबियां ऐसे टीचर्स में होनी चाहिए अगर वो अपनी क्लास को एक समावेशी क्लास की तरह बनाना चाहता है तब। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है विषय वस्तु संबंधित दक्षता, कंटेंट रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, टीचर के गुण हैं, गुण क्वालिटीज हैं, समावेशी टीचर की क्वालिटीज हैं। अगर आप परीक्षा में पूछा जाए, प्रश्न आए कि समावेशी शिक्षा के कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तब आप इन सब पॉइंट्स को डील करेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है विषय वस्तु संबंधित दक्षता। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है, अध्यापक है, ठीक है, वो जो भी विषय पढ़ाने जा रहा है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी विषय का वो टीचर है, उसे अपने विषय की, अपने सब्जेक्ट की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यही नहीं, उसे संबंधित विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान तो देखिए सबको होता है, अपने जो सब्जेक्ट टीचर है अपने सब्जेक्ट का भी उसको ज्ञान है, पर सब्जेक्ट टीचर का जो ज्ञान है अपने विषय का, उसको जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए उसकी, है ना। कि साइंस का टीचर है तो सिर्फ कहने के लिए साइंस का टीचर ना हो, उसमें विज्ञान से संबंधित जो भी सब जानकारियां या ज्ञान होना चाहिए वो सभी उस टीचर को होना चाहिए, विज्ञान विषय से संबंधित या हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो। ठीक है, विषय में मास्टरी रखने वाला, ठीक है, विषय में मास्टरी रखने वाला व्यक्ति ही अधिगम कराने में सक्षम होगा। मतलब जिस शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान अच्छे से होगा, वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से उस विषय का ज्ञान दे पाएगा, विषय से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न, समस्याओं का निदान कक्षा में बच्चों के समक्ष कर पाएगा। ठीक है, तो विषय वस्तु से संबंधित दक्षता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर होगा कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, संप्रेषण संबंधित दक्षता। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर टीचर आ रहा है, क्लास में आता है, तो सबसे पहले आप बच्चों से क्या करता है, कम्युनिकेट ही करता है। तो ये वाली क्वालिटी, सारी क्वालिटीज तो होनी चाहिए, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की ही है, कि एक टीचर को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। ठीक है ना, वक्ता होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। ठीक, ये बच्चों से वो इंटरेक्ट करे, आसानी से बच्चे उससे इंटरेक्ट करें, मतलब उन दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चे कक्षा में सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके जो संप्रेषण तकनीक है वो कैसी होनी चाहिए बच्चे की, जो भी वैसे वस्तु का ज्ञान अध्यापक बच्चों को कराना चाहता है, ठीक है, या बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि टीचर देखिए जब बोल रहा है ना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, है ना, हर तरीके से कम्युनिकेशन बच्चे टीचर के साथ कर रहे हैं। और जब शिक्षक बोल रहा है, संप्रेषण बच्चों के साथ कर रहा है,
तो उसको ऐसी टेक्निक्स का यूज करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन के दौरान कि वो जो भी विषय पढ़ा रहा है वो रुचिकर बन जाए कक्षा में, है ना? बोरिंग तरीके से आपको कम्युनिकेट बच्चों के संग नहीं करना है ना? ऊँची आवाज़ में कम्युनिकेट नहीं करना है या एकदम धीमा भी नहीं बोलना है। मतलब कम्युनिकेशन जो स्किल्स हों टीचर के पास वो सभी बहुत अच्छे होने चाहिए कि एक लय हो उसके बोलने में, ठीक है? उतार-चढ़ाव के साथ बोले, ना एकदम तेज, ना एकदम धीमा, है ना? ना एकदम अ रफ आवाज़ यूज़ करनी है, ना एकदम स्लो, ठीक है? मतलब हर तरह की लयबद्धता उसके संप्रेषण भाषा में होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है इसका कॉम्पिटेंसीज़ रिलेटेड टू अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अन्य शैक्षणिक क्रियात्मक दक्षताएँ, ठीक है? ये क्या होता है, इसमें जो भी टीचर देखिए क्लास में जो विषय पढ़ा रहा है, विषय से संबंधित एक्टिविटीज़ तो करवा ही रहा है, टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो करवा ही रहा है वो। पर इसके अलावा भी कक्षा में और भी एक्टिविटीज़ शिक्षक करा सकता है, ठीक है? कि मान लीजिए आपका टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आप संबंधित टॉपिक से, ठीक है? या किसी अन्य टॉपिक से जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ाया हो, उससे संबंधित किसी प्रकार की क्रियाएँ आप बच्चों से कक्षा में करवा सकते हैं, ठीक है? और टीचर को जो भी वो एक्टिविटी कराता है, उसमें टीचर को कैसा होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। वो जो भी एक्टिविटी करा रहा है, उसकी जानकारी, उसका पूरा ज्ञान वो बच्चे को दे सके। ये नहीं कि क्रिया दे दी कि आपको मॉडल बना के लाना है और टीचर एक मॉडल सामने प्रस्तुत कर दिया क्लास में, पर उस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन बच्चों के समक्ष कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है? तो ये क्या होगा, तो बच्चे उस चीज़ से जुड़ नहीं पाएँगे, उस क्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। जब टीचर उसके बारे में बता ही नहीं पाएगा एक्टिविटी के बारे में, उसका ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो बच्चे उस एक्टिविटी से नहीं जुड़ पाएँगे, ठीक? तो टीचर में अन्य शैक्षिक क्रियात्मक दक्षताएँ होनी चाहिए मतलब जो और भी शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है? एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कराने का गुण भी शिक्षक में होना चाहिए। जैसे कक्षा में वो डिबेट करा सकता है ना? या या किसी टॉपिक पे बच्चों से कह सकता है कि आप इस पर विचार प्रस्तुत कर सकते हैं या निबंध लिख सकते हैं, है ना? या इस प्रकार की कई सारी चीजें जो शिक्षक है वो बच्चों से करवा सकता है। एजुकेशनल टूर भी करवा सकता है ना? या समय समय पर हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल्स होते रहते हैं, उनके बारे में भी बच्चों के साथ जुड़कर वो किसी एक्टिविटी को तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये एजुकेशनल से रिलेटेड हो गई, अन्य एक्टिविटी भी इसमें शामिल हो जाएंगी। फिर competencies टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक में ये गुण भी होना चाहिए कि वो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सके, ठीक है? क्या गुण होना चाहिए कि वो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सके, ठीक? कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, आप एक मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना? मैथ में आप ट्रायंगल्स पढ़ाते हैं, ट्रायंगल्स के कई सारे आप प्रकार समझा रहे हैं बच्चों को, तब आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। मतलब कैसे, आप ऑब्जेक्ट, ठीक? कि आप ट्रायंगल शेप्स के कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको बच्चों को दिखा सकते हैं। क्योंकि आप बोर्ड पर बना रहे हैं, तब तो वो सिर्फ़ एक ही चीज़ देख रहा है, साइड से ही देख रहा है। पर अगर आप ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, क्यूब शेप जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, वैसी ही शेप्स आप ओरिजिनल, है ना? उनको लाके बच्चों के समक्ष अगर रख देंगे या उन बच्चों को दिखा देंगे, तो वो उस शेप को सभी डायमेंशन से देख सकेंगे, है ना? घुमा के, उल्टा-सीधा सभी दर्पण से देख पाएँगे कि हाँ, ये शेप कैसी होती है, ठीक है? क्योंकि
जब हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे ट्रायंगल बना दिया, तो बच्चे को नीचे की सरफेस थोड़ी दिख रही है कि नीचे भी कुछ सरफेस होती होगी ट्रायंगल की, है ना? वो सिर्फ ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब शिक्षक में क्वालिटीज़ होना। देखिए सामान्य बच्चा तो सीख रहा है, प्रतिभाशाली भी सीख रहा है, पर आपकी कक्षा में जो कुछ विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक? विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी की उन सभी को अच्छी शिक्षा देने के लिए या उन सभी की जो भी समस्याएँ हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करने के लिए आपको ये सब चीज़ें ज़रूर अपनाना चाहिए। सभी बच्चों के लिए अपनाना चाहिए, उन बच्चों के लिए खासकर अपनाना चाहिए। ठीक? इन सब चीज़ों से फ़ायदा सभी को होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ विशिष्ट बच्चों को होगा, सभी को होगा। ठीक है? तो टीएलएम में आप चार्ट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, है ना? किसी चित्र के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, मॉडल बनाकर ले जा सकते हैं। कई प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, उस टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक? उस संबंधित विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप उस संबंधित विषय से जुड़े हुए कई प्रकार की चीज़ें बच्चों के समक्ष पेश कर सकते हैं, ठीक है? कि आप घड़ी मान लीजिए समय देखना सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक? तो आप क्या कीजिए या तो घड़ी आप ब्लैक बोर्ड पर बनाएँगे या आप उनको घड़ी एज़ अ ऑब्जेक्ट के रूप में भी बच्चों के सामने आप दिखा सकते हैं कि देखो ये 3 काँटे होते हैं, ये सेकंड का होता है, मिनट का होता है, घंटे का होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप बच्चों को बेहतर तरीके से समय देखना सिखा पाएँगे। समझ गए? कि टीएलएम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर आप अच्छे-अच्छे यूज़ करोगे, तो वो आपके शिक्षण को कक्षा में कैसा बना देगा? बहुत ही प्रभावी बना देगा, ठीक? फिर इसमें है कॉन्टेक्सचुअल कॉम्पिटेंसीज़ संदर्भगत दक्षताएँ, ठीक है? इसमें देखिए आपका आप ब बुक्स पढ़ते हैं, है ना? बुक्स में कई सारे कंटेंट होते हैं आपके, है ना? विषय से संबंधित कई सारे कंटेंट होते हैं, तब वहाँ पर जो शिक्षक है, उसे उस कंटेंट यानी आधारभूत प्रत्ययों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कि विज्ञान विषय वो पढ़ा रहा है, पर विज्ञान में भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना? एक विज्ञान हम कहें तो उसमें देखिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, है ना? वनस्पति विज्ञान, इस तरीके से कई सारी चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई, ठीक? पर वो जो पढ़ा रहा है, उसको अपने कंटेंट, अपनी पाठ्य वस्तु का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, कि अगर वो जीव विज्ञान, विज्ञान में जीव विज्ञान का शिक्षक है, तो जीव विज्ञान का जो कंटेंट वो पढ़ाएगा, उसको उस कंटेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद है संकल्पना को स्पष्ट करने की दक्षता, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट। ठीक है? अब देखिए संकल्पना में क्या होता है कि आप तो सामान्य बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी संकल्पना बना लेंगे, पर जो हमारे धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, जो जिनकी लर्निंग कैसी है? स्लो है, नॉर्मल बच्चों से कम सीख पा रहे हैं वो, है ना? 2, 4, 5 बार में रिपीट करो तब उनको समझ में आता है। ऊपर से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं होता है दिमाग में उनके, है ना? कोई चीज़ कहो कि इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति उनकी कैसी होती है? बहुत कम होती है या क्षीण होती है, आम बच्चों से, सामान्य बच्चों से कक्षा के। तब आपको बच्चों के समक्ष आप कैसे कोई भी आप मतलब थ्योरी पढ़ा रहे हैं, है ना? जैसे साइंस में है, मैथ में है, आपको कई प्रकार के नियम सिखाने होते हैं बच्चों को। न्यूटन का गति का नियम हो गया, है ना? गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। तो आप बोल दिए गुरुत्वाकर्षण होता है, उसकी थ्योरी समझा दी आपने। बच्चों को समझ में आया कि है किस चिड़िया का नाम गुरुत्वाकर्षण? क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं जानेंगे। हाँ, अगर आप इस संकल्पना को, इस कॉन्सेप्ट को एज़ अ एग्ज़ाम्पल जब बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे, तब इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट को गुरुत्वाकर्षण के जो संकल्पना है, जो सिद्धांत है, उसको बच्चे जब एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो वो दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर पाएँगे कि हाँ, जब कोई भी चीज़ हम गिराते हैं ऊपर से, तो वो नीचे ही क्यों गिरती है? क्या उसके पीछे कारण है? जब एक बार गिरा के दिखा दोगे कई सारी चीज़ों को और उसके बाद भी
आप ये और बता देंगे उसको कि देखिए भारी चीज गिराती है तो तेजी से आती है नीचे, हल्की चीज भी गिरेगी नीचे ही आके, पर उसकी स्पीड कैसी होगी, पेपर की गिरने की कम होगी। ठीक, कोई द्रव पदार्थ है उसकी गिरने की स्पीड कैसी होगी, अलग होगी। मतलब ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी चीजें जब आप नीचे डालेंगे, नीचे गिरा, ऊपर से नीचे डाल रहे होंगे, तब उनके पृथ्वी पर आकर टकराने की जो स्पीड है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है ना। तो जब आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो बच्चे का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तब बच्चा इमेजिनेशन यानी कल्पना कर पाएगा कि हाँ चीजें ऐसी क्यों होती होंगी, इसके पीछे क्या नियम, क्या सिद्धांत पीछे से काम करते हैं। तब आप उस गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा देंगे और वो समझ भी लेगा। ठीक है, फिर इसमें है मूल्यांकन आधारित दक्षता। मूल्यांकन आधारित दक्षता, इसमें क्या होगा कि देखिए, मूल्यांकन करना किसी भी शिक्षक का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, मूल्यांकन करना। हम पढ़ा रहे हैं, समय समय पर आपका शॉर्ट टाइम मूल्यांकन कक्षा में कर लेते हैं, है ना, कि थोड़ा सा पूछ लिया। मतलब मूल्यांकन जो है वो आकलन, टेस्ट, है ना, कई सारी चीजों को सम्मिलित करके बनता है या मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन करने का जो जो गुण होता है, जो योग्यता होती है वो आप में होनी चाहिए। मतलब कि आप जब मूल्यांकन करें तब सबसे पहली चीज, आप भेदभाव ना करें बच्चे के साथ। ठीक, उसको ये नहीं कि होशियार बच्चा है तो नंबर ज्यादा दे दिए, मीडियम बच्चा है तो मीडियम नंबर दे दिए, और जो बच्चा नहीं सीख रहा है या जो कमजोर बच्चा है उसको कम नंबर प्रदान कर दिए। ऐसा नहीं करना है। ठीक, आपको बच्चे की, जो बच्चा कर रहा है ना, जो बच्चा सीख रहा है ना, उसकी जो प्रोग्रेस है, जो गति है सीखने की, क्या नंबर वो ला रहा है परीक्षा में, ठीक है, एक्टिविटी जो कर रहा है वो कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, सभी को आधार बनाते हुए ही आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है। किसी एक, ऐसा नहीं करना है कि आपका फेवरेट बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा है पर अन्य एक्टिविटीज में अच्छा नहीं है, तो आपने उसको पढ़ाई वाले, मतलब जो परीक्षा दी उसमें तो बढ़िया नंबर दे दिए, और एक्टिविटी वाला जो पोर्शन था उसमें भी बढ़िया नंबर दे दिए, पर उसने कुछ एक्टिविटी की ही नहीं। तो इस प्रकार का मूल्यांकन वहां पर आपको नहीं करना है। बच्चे का आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे समान बच्चा हो, और चाहे धीमी गति से सीखने वाला बच्चा हो। उन सभी बच्चों की आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी होगी कि बच्चे किस किस क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस किए हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा होगा, है ना। सब बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में आपको अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा कि आप मूल्यांकन जब कर रहे हैं तो देखिए, आप इसमें एक क्विज ले सकते हैं बच्चों का, है ना, 5-5 नंबर के। मतलब हर महीने या हर हफ्ते आपने एक यूनिट कंप्लीट करी, तो आप क्या करिए, 5 नंबर का, 10 नंबर का एक छोटा सा टेस्ट ले लीजिए सभी बच्चों का। उससे आपको, जब आप एक महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा हो जाता है। अगर आप हर हफ्ते छोटे छोटे टेस्ट लेंगे तो आपको अपनी कमियां भी पता चल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको बच्चे की कमियां भी पता चल जाएंगी कि हाँ, मैंने 5 दिन पढ़ाया है, तो बच्चा 5 दिन में कितना सीखा, उसको कोई फलाना कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक कितना स्पष्ट हुआ। जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे एक छोटे से टेस्ट के माध्यम से, तब आपको ये आभास हो जाएगा कि किस बच्चे ने कितना ज्यादा सीखा और किसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज छोटे छोटे रूपों में स्टेप बाय स्टेप करने का फायदा क्या होगा कि मान लीजिए जो हमारी कक्षा का कमजोर बच्चा है, उसके साथ आप थोड़ा सा मेहनत करके उसको भी उन समान बच्चों के साथ लाकर खड़ा कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बार परीक्षा लोगे एकदम लास्ट टाइम में,
तो जो बच्चा पीछे है वो तो पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि उसकी ना समस्याओं का समाधान होगा, ना कंफ्यूजन का समाधान होगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस बच्चे को प्रॉब्लम थी और ये बच्चा फेल हो गया, ये कम नंबर इसके क्यों आए। ठीक, क्योंकि आपने तो एक बार सीधा फाइनल इवैल्यूएशन किया उसका। पर अगर हम शॉर्ट टर्म छोटे-छोटे समय में, छोटे-छोटे पदों में स्टेप बाय स्टेप बच्चे का मूल्यांकन कंटीन्यूअस करते रहते हैं कक्षा में, तो हम अपनी शिक्षण विधि है, पढ़ाने की जो विधि है ना? जो जिन चीज़ों से, जिन माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, जिन तकनीकों का हम यूज़ कर रहे हैं, उनको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और बेहतर कक्षा के शिक्षण को बनाने के लिए। ठीक है? इसमें जब आप मूल्यांकन करेंगे तब आप देखेंगे कि आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, उनका लेवल भी आपको कैसा रखना है, पूरा तीनों बच्चे उसमें सम्मिलित होने चाहिए, है ना? कि थोड़े आपको कठिन प्रश्न भी देने हैं, मीडियम प्रश्न भी देने हैं, ठीक है? और थोड़े से ईज़ी भी देने हैं, कि सभी बच्चे उसमें भाग ले सकें। सबको अनम्यूट करेंगे 1 सेकंड के लिए। आवाज़ आ रही है? तो आवाज़ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. दिख रहा है? यस मैम। ठीक, तो ये हो गई हमारी मूल्यांकन आधारित दक्षता। के मूल्यांकन करते समय आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान एक शिक्षक को रखना चाहिए। उसमें मूल्यांकन करने की बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए कि वो पक्षपात ना करे, पक्षपात मतलब भेदभाव ना करे बच्चे के संग मूल्यांकन करते समय, है ना? कि बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले बच्चे को कम नंबर दे दे, जो बच्चा चुप रहता है उसको अच्छे नंबर दे दे, है ना? या जो बच्चा उसका फेवरेट है उसको ज़्यादा नंबर दे दे, जो लेट से आता है उसको कम नंबर, नहीं, आपको ये सब चीज़ें देखकर मूल्यांकन नहीं करना है, आपको उसकी प्रगति को देखकर ही उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है? फिर आ जाएगा इसमें प्रबंध संबंधी दक्षता, ठीक? मैनेजमेंट रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज़। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं सॉरी, मैनेजमेंट रिलेटेड कॉम्पिटेंसी मतलब प्रबंध संबंधी दक्षता, जो हमने आपको कल भी पढ़ाया था, समझाया था ना कि जो अध्यापक है वो कैसे एक अच्छी कक्षा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कर सकता है। वही एक गुण इसमें आ गया है, देखिए कि टीचर को एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, ठीक है? टीचर को एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। जो टीचर है वो अपनी कक्षा, है ना? अपनी क्या कहते हैं विद्यालय में, है ना? या अपने साथियों के समक्ष, अपने विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। वो सभी को साथ में लेकर काम करने वाला होना चाहिए, कि अगर वो कक्षा में पढ़ा रहा है, तो जब वो प्रश्न कर रहा है, तो उसको वो प्रश्न, ठीक है? वो प्रश्न उसको एक ही बच्चे या 2 या 4 बच्चों से नहीं करना है, वो प्रश्न उसको सभी बच्चों से करना है, ठीक? मतलब उसको अपनी क्लास को बराबर मैनेज कर चलना है। जो भी प्रश्न पूछता है, जो भी एक्टिविटी कराता है, खेल-कूद कराता है ना? या प्रोजेक्ट देता है बच्चों को, असाइनमेंट देता है, या किसी भी चीज़ का आयोजन अपनी कक्षा में कर रहा है ना? वाद-विवाद प्रतियोगिता का कर रहा है, पेंटिंग प्रतियोगिता का कर रहा है, या किसी भी चीज़ का आयोजन शिक्षा से संबंधित जब टीचर अपनी कक्षा में कर रहा है, तब उसको कक्षा के सभी विद्यार्थियों को शामिल करना है, ठीक? कक्षा के सभी विद्यार्थियों को शामिल करना है, तभी हम कहेंगे कि हाँ, वो जो टीचर है वो एक अच्छा मैनेजर है, अपनी क्लास का एक अच्छा मैनेजर है, अपनी क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है, ठीक? उसके बाद आप जब खेल-कूद कराते हैं, तब खेल-कूद कराते समय आप बच्चों के जो ग्रुप हैं, पहले ही बताया है ग्रुप आपको कैसे बनाने हैं, अल्टरनेट बनाने हैं। सभी प्रकार की खूबी वाले बच्चे आपको ग्रुप में रखने होंगे,
ये नहीं कि अच्छे अच्छे बच्चे चुन लिए और जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उनको छोड़ दिया। उनको भी आपको लेना है, उनके संग प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, मेहनत करनी होगी, तो वो बच्चे भी उन्हीं बच्चों जैसे अच्छे बन जाएंगे। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है अभिभावकों के साथ सह कार्य करने की दक्षता। ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग के पेरेंट्स हैं, ठीक है, समय समय पर क्या होता है समय समय पर क्या होता है कि जो टीचर है, ठीक, वो जो हमारे कमजोर बच्चे हैं या बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वैसे सबके साथ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं बच्चों के संग करना चाहिए। टीचर को पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग जो है वो क्लास के सभी बच्चों के माता पिता के संग अरेंज करनी चाहिए। ठीक। तो अभिभावकों के साथ सह कार्य करने की दक्षता मतलब टीचर जो है, ये नहीं कि पेरेंट्स आपसे मिलने आए कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पे गुस्सा कर जाओ पेरेंट्स पे और उसी के बच्चे में कमियां निकाल दो, है ना, कि आपका बच्चे गधा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ सीखता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। ये नहीं करना है। आपको अभिभावकों को साथ में लेकर चलना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। ठीक। तो अभिभावकों के साथ मिलकर काम करने की जो क्वालिटी है वो एक अच्छे या एक समावेशी शिक्षक में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि समावेशी जो शिक्षक है ना, उसको तो सभी स्टूडेंट के संग डील करनी है ना, होशियार बच्चे के साथ भी करनी है, समान बच्चे के साथ भी करनी है, और जो बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है या कमियां हैं जिस बच्चे में या डिसेबल बच्चा है उसके साथ भी डील करनी है। ठीक। क्योंकि समावेशी कक्षा क्या है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब जिन बच्चों में कुछ कमियां हैं उन्हें हम स्पेशल क्लासेस में नहीं भेजते हैं। ठीक है। जिन बच्चों में कमियां हैं, मतलब थोड़ी बहुत कमियां हैं, ज्यादा कमी नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि उन बच्चों को अपनी ही क्लास में बैठाकर पढ़ाएं, समान कक्षा में ही बैठाकर पढ़ाएं। ठीक है। तो अगर आप अभिभावकों के साथ मिल बांट कर काम करेंगे या अभिभावकों को साथ में लेकर चलेंगे, तब जो बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं कक्षा में, है ना, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स भी हमारी कक्षा में होते हैं, तब आप पता कर पाओगे कि इस बच्चे को आखिर प्रॉब्लम है क्या। ठीक। क्योंकि स्कूल में तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए है, तब आप उसके बारे में जानकारी उसके अभिभावक से बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो, पर इसके लिए आपको पेरेंट्स के संग जुड़ना भी होगा। ठीक है। फिर अधिगम कर्ता के प्रति प्रतिबद्धता। अधिगम कर्ता कौन, आप लोग लर्नर्स, छात्र छात्राएं। ठीक। तो इनके प्रति भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। बालक बालक जो है या बच्चा जो सीखता है, तो वो देखिए सीखेगा कभी, जब आप विषय को, कक्षा को रुचिकर बनाकर रखेंगे, है ना। अगर आप, हमने आज आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने आज आपको टॉपिक पढ़ा दिया ये वाला, ठीक, और कल भी हम आपको यही सेम टॉपिक पढ़ाएं, तब क्या होगा, आप लोग भग जाओगे कि अरे मैडम ने तो कल यही पढ़ाया था, आज फिर पढ़ाने बैठ गई है। तब आपकी रुचि इसमें नहीं होगी, आप फोन को ऑन करोगे और अपने अपने काम में लग जाओगे कि बोलते रहो। ठीक। तो आपको सेम चीज बार बार रिपीट नहीं करनी है। ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो हर दिन नया पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आज मैं पढ़ूंगा, आज मेरी कक्षा है तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो चीज वो सीख चुके हैं उसका रिवीजन टीचर को कब करना है, लास्ट में, जब उसका ओवरऑल सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक। तब बच्चा बहुत रुचि से आपका वो जो आप रिवीजन कराओगे ना उसको भी बहुत अच्छे से करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि अरे मेरा सिलेबस तो अब खत्म हो गया है। अब जब रिवीजन टीचर कराएंगे तो इसमें जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, जिनका किसी कारणवश कोर्स छूट गया, तब उन बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होगा तो उनका जो ज्ञान है संबंधित विषय के प्रति वो और अधिक मजबूत हो जाएगा। पर डेली क्लासेस में ये करना उचित नहीं है। ठीक है। आपको अधिगमकर्ता लर्नर्स की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना है पढ़ाते समय कक्षा में डेली। ठीक है।
अगर बच्चे पढ़ते-पढ़ते थक जा रहे हैं, तो आपको वहीं पढ़ाई को अपनी स्टॉप कर देना है। ठीक है, आप 20, 30, 40 मिनट पढ़ाए, आप देख रहे हैं कि अब बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, शोर करना शुरू कर दिया, तब आपको रुक जाना चाहिए और उसके बाद आप उस कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए उस संबंधित टॉपिक से बच्चों में वाद-विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं थोड़े 5 या 10 मिनट के लिए, या बोल सकते हैं कि आप अपने-अपने विचार रखिए इस टॉपिक के लिए। ठीक है? तो कहने का सेंस ये है कि छात्र-छात्राओं को आपको कक्षा में जो है एक्टिव रखना है, उनके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज के समय में हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ठीक है? ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक? आपको अपनी रुचि का नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना है। अगर बच्चे को आज का टॉपिक समझ में आ गया है, तो आपको कल का टॉपिक नया रखना चाहिए और कल का टॉपिक जब आप पढ़ा लें, तब आप लास्ट में पास्ट टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं या स्टार्टिंग की क्लास में थोड़ा-सा पूछ सकते हैं कि बच्चों कल का आपको समझ में आया? वो कहेंगे हाँ, आ गया, तो आप अपना नया टॉपिक शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे कि हाँ, टीचर उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, उनकी समस्याओं, प्रश्न, है ना? उनकी जिज्ञासाओं, उत्सुकताओं की के आंसर टीचर कर रहा है। तो वो एक्टिव रहेंगे और सीखेंगे और वहीं जब आप ये सब काम करना बंद कर दोगे, कोई रिस्पॉन्स बच्चे को नहीं दोगे, तो बच्चा भी आपसे कट जाएगा। ठीक है? उसके बाद एक चीज़ और होती है, जब लर्नर्स जो विद्यार्थी है, कक्षा में सवाल पूछता है, ठीक है? तो कई टीचर्स क्या होते हैं, बच्चे को एट द टाइम आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक? तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं। तब जो बच्चे हैं, वो कतई ये ना सोचें कि जो शिक्षक है उसको उसका उत्तर आता नहीं है, ठीक? या शिक्षक जानता नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है। कभी-कभी बच्चों के जो बच्चे आंसर किए सॉरी प्रश्न किए, उनका उत्तर ना देने के शिक्षक के पास कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड है, तब टीचर आपका आंसर देगा, पर आपका प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसका आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर वो आपका आंसर देगा, तो बच्चे और आप, ठीक? जिस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, आप सभी का दिमाग उस टॉपिक से हट जाएगा। अब आप दूसरे जो जिस बारे में प्रश्न किया गया उसकी चर्चा होने लगेगी। तो क्या हुई, जो निरंतरता चल रही थी टॉपिक से रिलेटेड कक्षा में वो वहाँ टूट जाएगी और बच्चा उस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। बीच में टूट गई ना वो चीज़, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि जब बच्चा कोई प्रश्न किया, तो आपको सहनशील होके उसके प्रश्न को शांति से सुन लेना है। अगर आपको जवाब नहीं आता है, तो आप बच्चों से कह दीजिए कि मैं आपको इसका उत्तर कल बताऊँगा, ठीक है? या बच्चा प्रश्न एकदम कक्षा खत्म हो रही है, बिल्कुल 2, 3, 4 मिनट बचे हैं तब पूछ रहा है, तब आप क्या कहेंगे कि अभी कक्षा का टाइम खत्म हो गया है, हम आपको इसका उत्तर कल की कक्षा में बता देंगे। बजाय इसके अपोज़िट उत्तर देने के कि चिल्ला दिए, गुस्सा कर दिए, है ना? ये क्यों पूछ रहे हो हमसे ऐसा-वैसा, मतलब कुछ भी नॉनसेंस आंसर आपको वहाँ पर बच्चे को नहीं देना है। ठीक, नॉनसेंस आप उत्तर बच्चे को देंगे, तो जो इमेज है आपकी, वो वैसे ही वो बच्चा क्रिएट कर लेगा अपनी माइंड में, ठीक है? फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट टू बेसिक वैल्यूज़, ठीक? मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक? मतलब टीचर में क्वालिटीज़ अगर हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं और उसको नहीं भी है तो रखना चाहिए। ठीक, ये भी जान लो कि अगर आप में अच्छे गुण नहीं हैं, पर आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप में अच्छे गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छाई और बुराइयाँ सभी में होती हैं, पर एक ऐसा टीचर होने के नाते आप में अच्छे गुणों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आपको फ़ॉलो करते हैं, ठीक? तो जब टीचर पढ़ा रहा है, तब उसका हर चीज़ बोलने का तरीका,
है ना, बात को या विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने का तरीका, अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स को अपनाने का तरीका। उसके बाद वो जो मूल्यांकन कर रहा है उसमें वो भेदभाव नहीं कर रहा है, टाइम पे क्लास में आता है, टाइम से कक्षा में से चला जाता है। ये सारी क्या हो जाएंगी, उसकी क्वालिटीज हो जाएंगी। ठीक, कि बच्चों की समस्या का समाधान कर रहा है और बच्चों से जब कक्षा में है तो एक जो इंटरेक्ट कर रहा है वो एक मित्रता की भावना से इंटरेक्ट कर रहा है, ना कि एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के रूप में। वो एक मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला होना चाहिए कक्षा में। ठीक, बच्चों से जब बातचीत कर रहा है तो जो आपकी भाषा है, जो शब्द है वो अच्छे होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज आप यूज ना करें तो बहुत अच्छा होगा। शब्दों का उपयोग मर्यादा में रहकर आपको बच्चों के समक्ष करना है। ठीक है। उसके बाद आप कक्षा में जब आ रहे हैं तो नियमित रूप से समय पर पहुंचे, नियमित रूप से कक्षा को टाइम पर खत्म भी करें। ठीक, बच्चों से भी आप यही बोलें कि आपको नियम समय पर कक्षा में आना है और नियमित रूप से आप कक्षा अटेंड करनी है। ठीक है। इसके साथ साथ कर्तव्य निष्ठा, सेवा भावना का भाव, ठीक है, ईमानदारी, ये सब गुण भी शिक्षक में होने चाहिए। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगी, टीचर्स की वैल्यूज हो जाएंगी। ये वाला टॉपिक आज का खत्म हो गया है, इसमें 12 पॉइंट्स थे। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़े हैं, समावेशी शिक्षक के गुण, कि अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा को समावेशी कक्षा बनाना चाहता है या उसके विद्यालय में समावेशी कक्षा का चालू करने का निर्देश उसको मिला है, तब उसको ये सारी चीजों का पालन अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में करना होगा। ठीक है, तभी वो उन बच्चों को साथ में जोड़ पाएगा। ठीक है। तो अगर इसमें भी आपको एक चीज और है कि अब जैसे ये वाली यूनिट 2 में आपको सभी प्रकार की, जैसे कि आपको कल हमने एक टॉपिक लिखवाया था कि अध्यापक का, ठीक है ना, अध्यापक का प्रबंधक के रूप में क्या रोल है, या अध्यापक जब प्रबंध कर रहा है कक्षा को तो उसमें कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, वो पॉइंट्स अलग।